हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर हम लोग इसको ठीक से कर लेना तो इससे हम लोग फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऑर्गेनिक और बाकी इनऑर्गेनिक अगर बात करें तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, याद करना पड़ेगा, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन इसमें फिक्स्ड है, कुछ टॉपिक फिक्स्ड है, उसका न्यूमेरिकल्स फिक्स्ड है, उससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में इसका मैक्सिमम टॉपिक कवर कर ले। अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ तो देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the transformation of chemical energy into electrical energy and vice versa। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल रिएक्शन करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को पता होना चाहिए। इसमें से जो फर्स्ट टर्म है वो है हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, टर्म जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जिसको क्या करते हैं हम लोग पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है कंस्टिट्यूएंट आयन में। उसमें जो आयंस होता है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, जैसे कि NaCl। NaCl को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? ये Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। अभी आयंस में डिसोसिएट हो गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, यानी ये फ्लो करेगा, करंट को कंडक्ट करेगा। तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसको आयंस में डिसॉल्व करने पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और करंट कैरी करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है, हम लोग जानते हैं। एग्जांपल के लिए NaCl, H2SO4, CuSO4, ZnSO4, ये सब क्या इलेक्ट्रोलाइट से इसके अलावा बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट से दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वैसा इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं मान के चलते NaCl का। NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स NaCl का पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं कि 100 पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ये इसका कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकता है 50 मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व हो जाए, सॉरी डिसोसिएट हो जाए, Na+Cl- में डिसोसिएट हो जाए और बाकी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट ना हो। और ऐसा भी होता है कि आयंस में डिसोसिएट होने के बाद फिर से कंबाइन भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाए, अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो एटलीस्ट 90 प्लस मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऑल दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, परमानेंटली एंड कंप्लीटली। वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो परमानेंटली और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है CuSO4, ZnSO4, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है हम लोग का एसिटिक एसिड। वैसे हम लोग को इस चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई काम नहीं है, हम लोग को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम है, ठीक है। तो हम लोग को समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच convert electrical energy into chemical energy and vice versa। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल
एनर्जी में यानी केमिकल रिएक्शन करवाता है। दो तरह का होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग पहले गैल्वेनिक सेल को डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों में डिफरेंस तो देख लेते हैं क्या होता है। गैल्वेनिक सेल का बात करें, ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहाँ पूरा लंबा लिख नहीं रहे, पूरा इसको शॉर्टकट यूज करें टाइम बचने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है, उससे केमिकल रिएक्शन करवाता है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा डिफरेंस होता है इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कोई भी सेल होता है उसमें दो हम लोग मेटेलिक रॉड यूज करते हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अच्छा, इससे पहले एक और है, इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। इसका क्या मतलब है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने का और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने का, ये तो हम लोग जानते ही हैं। फिर भी अगर एक बात करें, एक पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा चट्टान है, मान लेते हैं इतना बड़ा चट्टान है, गोल सा है। इसको क्या करना है, हम लोग को नीचे लाना है। तो अगर हम लोग इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, ये घूमते घूमते आराम से एक बार पुश करने से ये नीचे आ जाएगा। सिर्फ एक बार हम लोग को पुश करने का जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इसको नीचे से ऊपर ले जाने का, तो हम लोग को बार बार पुश करना पड़ेगा, बार बार पुश करना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे वाला जो कंडीशन है वो स्पॉन्टेनियस है, एक बार हम लोग स्टार्ट किए वो उसके बाद खुद ब खुद हो रहा है। और नीचे वाला कंडीशन में क्या है, नीचे से ऊपर ले जा रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसमें बार बार हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है। तो रिएक्शन भी दो तरह का होता है, जब एक वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग एक बार रिएक्शन स्टार्ट कर दिए, एक बार हम लोग एनर्जी दिया, वो अपने आप होगा। कब तक होगा, जब तक कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक होगा। उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें हम लोग को बार बार एनर्जी देने का जरूरत पड़ता है। तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन समझ आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। इसको बार बार एनर्जी दे करके रिएक्शन कराना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये खुद से होता है, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस है। थर्ड वाला का बात करें, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड होता है, तो कैथोड पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, कैथोड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोड पॉजिटिव होता है, बहुत मिस्टेक होता है बच्चा लोग से यहाँ पे। और एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, एनोड इज नेगेटिव। यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। यहाँ पे कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। डिटेल्स में पूरा लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तीन डिफरेंस अभी समझे, फिर से देखते हैं, और भी डिफरेंस है बाद में देख लेंगे। 4 नंबर, इसमें दो कंटेनर का जरूरत पड़ता है, दो कंटेनर होता है, एक इलेक्ट्रोड के लिए अलग, दूसरा इलेक्ट्रोड के लिए अलग
कंटेनर का जरूरत होता है। इसमें अलग सॉल्यूशन होगा, इसमें अलग सॉल्यूशन होगा। जैसा इलेक्ट्रोड उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं। ये इसमें क्या होता है, एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड होता है और एक ही सॉल्यूशन में होता है। दोनों दो अलग अलग चैम्बर का जरूरत नहीं है, दो अलग अलग सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है, फिर इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत होता है। इसमें दोनों कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। एक सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ता है। इसमें क्या है, कोई सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 5 डिफरेंस हम लोग का। इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। इसमें वो तो आगे डिटेल्स में देखेंगे कि क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ 5 डिफरेंस हम लोग देखेंगे। क्या क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वैसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ आ रहा है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल रिएक्शन करवाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग बार बार एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, बिना एनर्जी दिए बार बार एनर्जी देना पड़ेगा। एक बार एनर्जी देकर हम सोचेंगे कि नहीं हो गया, अब होते रहेगा, तो नहीं होगा। इसमें बार बार एनर्जी देना होगा। थर्ड डिफरेंस क्या है, इसमें कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कैथोड इज पॉजिटिव, एनोड इज नेगेटिव, वेयर इन द गैल्वेनिक सेल एंड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। ये हम लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिस्टेक करता है बच्चा लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसको दो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड को अलग कंपार्टमेंट में, एनोड को अलग कंपार्टमेंट में। दो अलग अलग कंटेनर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होता है, दोनों में सेम सॉल्यूशन होता है, मतलब दोनों के लिए एक ही सॉल्यूशन से काम हो जाता है। यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए दो अलग अलग सॉल्यूशन, दो अलग अलग कंटेनर। एक कंटेनर में दो अलग अलग सॉल्यूशन तो रहेगा नहीं, इसलिए अलग अलग कंटेनर का जरूरत पड़ता है। हम लोग अगर एक ही कंटेनर में दो अलग अलग करके रख सकते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा, मिक्स होगा। डिफ्यूजन तो पता है, लोग पढ़े हैं, दो लिक्विड आपस में मिक्स होगा, तो एक दो कंटेनर का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है कि इसको सॉल्ट ब्रिज का जरूरत होता है। दोनों कंटेनर को आपस में कनेक्ट करना जरूरी है, करंट क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है, इसलिए यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं रिक्वायर्ड है। तो ये है हम लोग का गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका न्यूमेरिकल आता है। इसका भी कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका न्यूमेरिकल्स आता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये चैप्टर ऐसा है जिसको जो अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो उसका क्वेश्चन किसी भी कीमत पे छूटेगा नहीं, और इजी है, कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। हाँ, उसका थोड़ा सा मैथ अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हाइयर मैथमेटिक्स का यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक मैथ आता है, लॉग आता है, लॉग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक लॉग, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। और गुना भाग आता है तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं। गैल्वेनिक सेल को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, या क्या करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को करेंगे, नहीं गैल्वेनिक सेल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले गैल्वेनिक सेल दिया है तो गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहला गैल्वेनिक जो सेल है उसको हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, बहुत तरह का टाइप सेल होता है। तो एक फेमस सेल है गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल ही हम लोग बोलेंगे उसको, मेरे जुबान पे हमेशा गैल्वेनिक आएगा, डैनियल सेल नहीं आएगा, तो समझना है वही है। ठीक है, क्योंकि डैनियल सेल भी गैल्वेनिक सेल ही है, तो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो कंटेनर होता है, देयर आर टू कंटेनर इन अ गैल्वेनिक सेल। एक में क्या होता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है, ZnSO4 सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें एक जिंक रॉड होता है। जिंक रॉड को इसमें इमर्ज कर दिए हैं। और दूसरा सेल है, दूसरा सेल में क्या होता है, दूसरा कंटेनर में
इसमें होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट है। ZnSO4 भी इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये है कॉपर का रॉड। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड को हम लोग डाले हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डाले हैं। साथ में सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पे ट्यूब होता है, यू शेप ट्यूब होता है जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, जिसको बोल रहे हैं कि हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, इस तरह से यू शेप ट्यूब होता है, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का सेटअप होता है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को क्लोज करेंगे। मान लेते हैं आप बल्ब लगा देते हैं, रजिस्टर, कुछ भी बल्ब का भी अपना कुछ रजिस्टर होता है ना, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। स्विच विच बनाने का फिलहाल जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी एलिमेंट होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने का कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, डिटेल्स में जानते हैं क्यों होता है, क्या होता है, वो सब पता है, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो बता दें, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी ज्यादा होता है इन कंपेयर टू कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी रखता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी को, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। आगे और उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जिंक के पास, ये जो जिंक मेटल है इसमें, इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी होता है। कॉपर के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी होता है। जैसे हम लोग सर्किट क्लोज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है, इसमें जो जिंक मेटल है Zn जिंक मेटल, वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये जिंक सॉलिड है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये Zn2+ इस सॉल्यूशन में जाकर के मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जिंक रॉड अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, जिंक सॉलिड है, लूज कर देते हैं, Zn2+ होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है 2-, ये एक्वस हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखना जरूरी है ना, एक्वस हो जाता है, AQ एक्वस। ठीक है ना, एक्वस हो जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाता है। Zn2+ यहाँ आ जाता है सॉल्यूशन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, हम लोग को पता है कि कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी है, तो ये कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। वो यहाँ, ये कॉपर रॉड है, तो वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ेगा। फिर ये क्या, यहाँ वाला जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये काफी तेजी से होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन भागते हुए इधर से आएगा, और ये क्या आएगा, होगा, इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट है Cu2+ SO4 2- में टूटा हुआ है, तो यहाँ पे जो कॉपर 2+ है, Cu2+, वो इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएगा, इस Cu2+ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, Cu2+ एक्वस है, एक्वस। ठीक है, ये क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा तो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, चार्ज उसका खत्म, Cu सॉलिड में। अब ये Cu जो होगा, ये जाकर के यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअसली ये डिपोजिशन होते रहेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से होते रहेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो को हम लोग मानते हैं ना, कन्वेंशनल करंट को क्या बोलते हैं ना, मेन करंट बोलते हैं सर्किट का। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर होता है, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द एक्चुअल करंट इन द सर्किट। इट इज नॉन एज व्हाट, कन्वेंशनल करंट। यू विल लर्न इन 3rd चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स भी हम लोग डील करेंगे, फिजिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है,
आता तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आता है। तो देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे आप लोग को पढ़ाने का। मेरा हेल्थ और टाइम दोनों अगर सही चले तो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम आप लोगों को नहीं बोलेंगे कि लैपटॉप तोड़िए, कीबोर्ड दबाइए, लेकिन प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, व्यूज आएगा तभी ना कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि हाँ चलो व्यूज आ रहा है ना, सब शेयर कर रहा है। कमेंट भी कीजिए, गाली मत दीजिएगा प्लीज, कमेंट कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मेहनत करने का कोशिश करें। मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत यूट्यूब पे मेरा नहीं दिखता है, और शायद बाकी जगह भी उतना ना दिखे। किसी को मेहनत नहीं दिखता, सक्सेस होता है तो दिखता है। जो लोग सक्सेस हो जाता है उसका मेहनत लोग देखता है, जो लोग सक्सेस नहीं हुआ है चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले उसको नहीं देखता है। तो कोशिश कीजिए कि आप, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा, हम लोग मेहनत करने का कोशिश करेंगे, दोनों मिल करके मेहनत करेंगे, ठीक है। पढ़िए आप लोग अच्छे से। चलिए, तो इतना समझ आ गया होगा कि इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर से भागते हुए आया और यहाँ पे Cu2+ से जुड़ गया ना, और सॉलिड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हुआ? केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इस रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? जिंक सॉलिड प्लस CuSO4, क्या करना है, CuSO4 एक्वस, ठीक है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है ZnSO4 एक्वस, ये पानी में चला जाता है और क्या हो जाता है? ये हो जाता है प्लस Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह का ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, फ्लो के वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हुआ ना, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। यहाँ पे केमिकल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर था केमिकल्स में। अब केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, ठीक है। समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हुआ और उसकी वजह से इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हुआ, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, ठीक है। समझ आ गया। तो इस तरह से काम करता है गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल इसको बोलते हैं। बुक में डेनियल सेल लिखा हुआ है, ठीक है। डेनियल ही बनाया है सेल को, इसलिए इसको डेनियल सेल बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट गैल्वेनिक सेल, वैसा भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ चीज हम लोग को देखना होगा। क्या देखना होगा? यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस वाले कंपार्टमेंट में कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इस सेल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, इस सेल को बोलते हैं रिडक्शन हाफ। ये हाफ और ये है हम लोग का हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ, ठीक है। समझ आ रहा है? और दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये क्या है? कंप्लीट सेल रिएक्शन हो रहा है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एक सेल बन चुका है हम लोग का, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज है। तो इसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? हम लोग दो पैरेलल लाइन को से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज को दिखाते हैं। कहाँ पे लिखे? यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को दो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। इधर हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ को दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn2+ एक्वस में। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एक्वस सॉलिड। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? Cu2+ एक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में। तो ये है हम लोग का सेल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सॉलिड ब्रिज को दो पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं। उसके लेफ्ट साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ को दिखाते हैं, राइट साइड में रिडक्शन हाफ को। यहाँ पे जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, यहाँ कॉपर 2+ Cu2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। ये पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पे
ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ, दिस इज हाफ सेल रिएक्शन ना, ऑक्सीडेशन हाफ है, सेल रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ये ऑक्सीडेशन हाफ क्यों है। यहाँ पे हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को तीन तरीका से हम लोग दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन समझना के लिए तीन तरीका है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ रहना, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अपोजिट रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन एंड लूजेज ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया था तो समझिए। ऑक्सीडेशन समझ लीजिए, उसका अपोजिट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका मतलब वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के थ्रू ही देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बाकी दोनों का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम केस में हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे बाकी के थ्रू दिखाया जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर समझना है सेल रिएक्शन बनाना। हालांकि वैसा कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही आता है मैक्सिमम केस में। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, हाफ सेल रिएक्शन है, सब समझ चुके हम लोग। ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, कोई केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कोई केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। इसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो एक सेल, किसी एक सेल का बात करते हैं। यहाँ है हम लोग का Zn2 प्लस, ZnSO4, ये Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में स्प्लिट होता है। यहाँ पे जिंक सॉलिड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों को फिजिक्स में पता है, फिजिक्स में पढ़े हैं कि चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो हम लोग को पता है। तो यहाँ पे भी सेम मामला है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लूज करने का ही एबिलिटी का ही बात हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का, इलेक्ट्रोड का और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में कुछ डिफरेंस होगा पोटेंशियल का। इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने का एबिलिटी होगा, दोनों का सेम नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो निकालना यहाँ पे मुश्किल है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ई से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये टर्म समझ आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आपके पास एक कंटेनर, उस कंटेनर में हम लोग पानी डाल दिए, ठीक है, उसमें हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे कि ZnSO4 को हम लोग डाल दिए, इसका अमाउंट कुछ भी हो, इलेक्ट्रोड डाल दिया, बन गया इलेक्ट्रोड। इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का कुछ तो एबिलिटी होगा, वो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये बन गया। लेकिन अगर इसमें कुछ सुधार करें हम लोग, कुछ हम लोग फिक्स कर देते हैं,
हम लोग क्या करेंगे कि इस कंटेनर में 1 लीटर पानी डालेंगे और उसमें 1 मोल ZnSO4 सॉल्यूशन डालेंगे। 1 मोल यानी इसका मोलैरिटी क्या होगा 1m। इसका मोलैरिटी 1m होना चाहिए, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में। जनरली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे पता नहीं 25 कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री मान के चल, इन दोनों के बीच में होता है, तो यहाँ पे 25 डिग्री लेके चलना है, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका प्रेशर होना चाहिए 180 एम प्रेशर। तो इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है 1 मोलर हो, टेम्परेचर हो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो 180 एम प्रेशर। तो इस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसके आगे लिख देते हैं नॉट लगा देते हैं। तो हम लोग नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसका स्ट्रेंथ 1 मोलर हो, टेम्परेचर उसका हो रूम टेम्परेचर और प्रेशर हो 180 एम, उसका ईएमएफ को बोलेंगे हम लोग क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोट करते हैं ई नॉट से, ईएमएफ को भी ई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहले जब सेल बना था या फिर सेल बनने से पहले और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उतना हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो पहले माना जाता था कि यहाँ पे इन दोनों को वायर्स कनेक्ट करने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जरूर कुछ फोर्स लगता होगा, तो उस फोर्स का नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में जब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया तो पता चला कि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। इसका पोटेंशियल मान के चलते हैं -3। अच्छा एक चीज और बताना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिए, भूलिएगा मत। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से इधर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है ना, कॉपर सल्फेट। तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड, यानी ये जो है कॉपर सल्फेट वो वाला सॉल्यूशन जो है कॉपर, ये क्या है कैथोड है, और ये क्या है एनोड। तो ये हम लोग का एनोड है, ये क्या है कैथोड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। समझ आ गया। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाता है बच्चा लोग। तो अब याद रहेगा कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, ये कैथोड ये एनोड, ये याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हाँ हम लोग कहाँ थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग भूल गए। हाँ ठीक है। इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक चीज और, हम लोग कभी भी किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आगे हम लोग कैसे निकालते हैं डिफरेंस। फिलहाल अभी मेन चीज पे फोकस करते हैं। मान के चलते हैं हम लोग को पता है इसका पोटेंशियल है -3 वोल्ट, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा +2 वोल्ट -3 वोल्ट, ठीक है। तो आ जाएगा
माइनस माइनस प्लस प्लस 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच, एनोड और कैथोड के बीच, कैथोड और एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इसका रिडक्शन हो रहा है ना, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन, ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ई नेगेटिव हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, कैथोड का ईएमएफ माइनस एनोड का ईएमएफ, समझ आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन द सर्किट। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज द potential difference between cathode and anode which is responsible for the flow of charge or electrons in the circuit। सर्किट में चार्ज के फ्लो के लिए यही रिस्पांसिबल है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ आ गया। अब इसका ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसका जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो जो ईएमएफ आएगा वो भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ आएगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आएगा। ये सब टर्म हम लोग को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रहेगा। आप लोग 2 बार वीडियो देख लीजिए और शेयर कर दीजिए तो पक्का याद हो जाएगा, नहीं शेयर कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ऐसा नहीं है, भूलिएगा नहीं, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। शेयर कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन आपको पसंद आएगा तो आप जरूर कीजिएगा। 12th के बाद आप जरूर शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो, ठीक है, समझ आ गया। ये टॉपिक इतना आज रहने दिया जाए, क्या पसीना हो गया, गर्मी लग रहा है, लेकिन मन है और पढ़ाने का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग को डील करना जरूरी है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखा जाएगा क्या करना है। तो यहाँ मिटाया जाए क्या, कुछ 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 चीज़ें मिटाना जरूरी है, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया बोर्ड पे, ठीक है, थोड़ा सा मिटा जाए, बोर्ड पे रहेगा तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है काम आ जाए, बार बार लिखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब हम लोग को पता है, हम लोग मान लिए कि इसका -3 वोल्ट है, +2 वोल्ट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ अलग होता है, हम लोग को बस अभी मान लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या हम लोग को देखना है यहाँ पे, अभी हम लोग को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग बोले ना कि इसका कुछ ईएमएफ होगा, इसका सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे कैसे। पहला बात, हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाला गया है, तो हम लोग निकाले हैं एक सेल बना करके, साइंटिस्ट लोग क्या किया, एक सेल बनाया, ठीक है। इस दुनिया में हर चीज़ इंसान बनाया है और उसको इंसानी स्टैंडर्डाइज किया है, उसको इंसानी फिक्स किया है कि उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, हर चीज़ माना गया है, वो कुछ फिक्स वैल्यू मान लिया गया, उसके रेस्पेक्ट में बाकी चीज़ को हम लोग डील करते हैं। तो एक सेल बनाया गया, उसमें क्या किया गया, पानी ले लिया गया 1 लीटर, उस 1 लीटर पानी में HCl डाला गया, क्या डाला गया, HCl, इसका मोलैरिटी होना
चाहिए 1 मोल पर लीटर, ठीक है। इस 1 मोलर कंसंट्रेशन का अप्लाई किया, यानी 1 लीटर में कितना एसएल जाएगा, एसएल जाएगा 5.5 प्लस 1 36.5 ग्राम पर मोल पर लीटर ना, डाल देने से वो बन जाएगा 1 मोलर कंसंट्रेशन का। अगर 100% प्योर होगा तो, नहीं तो प्योरिटी चेंज होगा तो फिर चेंज। आपको अगर 37% प्योर है, 36 टू 37%, तो 8.3 ग्राम के कुछ आसपास में लेना होगा, नहीं अलग अलग, और उसके लिए अलग कैलकुलेशन है। और यहाँ का टॉपिक नहीं है तो यहाँ डील नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े हैं, देख लीजिएगा। बोलेगा सॉल्यूशन का एक नया चैप्टर, उसका भी एक वीडियो बना देंगे हम लोग, डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वगैरह में यूज होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो उसको बाद में डील किया जाएगा, अभी का टॉपिक। तो यहाँ पे सेल बनाया गया, हम लोग का टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या किया गया, एक कंटेनर में 1 मोलर कंसंट्रेशन का एसएल सॉल्यूशन डाला गया, बनाया गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर होगा 1 रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर होगा 1 atm, ठीक है। इसका तो प्रेशर लिक्विड है तो 1 atm ही होगा, अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तब प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इसमें क्या किया गया, एक ग्लास ट्यूब डाल दिया गया। इस ट्यूब में यहाँ पे प्लेटिनम का पेपर, प्लेटिनम का पाउडर डाल दिया गया, और इसमें छोटा छोटा पोर्स था, कर दिया गया, होल कर दिया गया, ठीक है। पोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टाइप का। और इसमें एक लगा दिया गया प्लेटिनम वायर, और यहाँ पे एक और यहाँ से ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास करने के लिए जगह बना दिया गया। कितना प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका फायदा क्या है हुआ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक सेल बनाया गया, इस सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 atm प्रेशर पे इसमें हाइड्रोजन गैस भी डाला जा रहा है। तो ये एक सेटअप हो गया। प्लेटिनम ब्लैक है, यहाँ पे प्लेटिनम का पाउडर है, प्लेटिनम वायर है, ठीक है। तो एक सेल बन गया हम लोग के पास। अब इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, है ना, ईएमएफ नहीं होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्योंकि सब कुछ हम लोग फिक्स कर दिए यहाँ पे। तो इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कुछ होगा, कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने का एबिलिटी होगा ना कुछ, लेकिन इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ को मान लिया गया 0, बोला गया कि इसका ईएमएफ 0। 1 kg क्या, 1 kg आसमान से थोड़ी गिरा था क्रिस्टल, और साइंटिस्ट लोग मिल करके क्रिस्टल बनाया, 1 के उसको बोल दिया गया ये 1 kg, और पूरा वर्ल्ड में उसका कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और बोला गया कि इसी का यूज करेंगे, तो 1 kg है। उसी तरह से इसको हम लोग मान लिए, सब चीज माना गया, तो इसका ईएमएफ मान लिया गया 0। जरूरी था मानना, नहीं तो कभी भी हम लोग बाकी सेल का ईएमएफ नहीं मान पाएंगे। यहाँ एक को हम लोग को बलिदान करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इसका ईएमएफ को हम लोग सेक्रीफाइस कर दिए, जितना होगा कुछ भी होगा 0 मान लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा मेन खेला गेम। अब यहाँ पे एक दूसरा सेल लगाया गया, मान के चलते ZnSO4 का सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन, ध्यान रहे इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर कंसंट्रेशन का ZnSO4 सॉल्यूशन है, एग्जांपल देके बता रहे हैं हम लोग। इसका टेम्परेचर प्रेशर सब चीज इसके अकॉर्डिंग है। अब इसको क्या किया गया, इससे कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। अब क्या होगा, तो देखा गया ना कि यहाँ जिंक के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है, कॉपर को तो देता ही है, ये इसको भी दे रहा है, बोल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन टूट रहा है H+ में प्लस Cl- में, यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये
जिंक बोल रहा है कि हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये जिंक क्या कर रहा है, सेम चीज कर रहा है, यहाँ पे सेम चीज किया। ये Zn जिंक क्या होगा, जिंक सॉलिड क्या होगा, यहाँ वाला जिंक सॉलिड, ये क्या किया, Zn2 प्लस में ब्रेक हो गया, है ना, एक्वस हो गया, ये जाके पानी में मिल गया और इसका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो यहाँ से भागते हुए इधर गया हाइड्रोजन के पास, यहाँ जो H प्लस है, H प्लस के पास, तो यहाँ जो H प्लस है ना, 2H प्लस एक्वस है, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 गैस बबल्स बन के बाहर, ठीक है, नहीं बबल्स नहीं, ये प्लेटिनम वायर के थ्रू इधर, अब यहाँ हम लोग नहीं दे रहे, यहाँ पे एडजस्ट करे प्रेशर, H2 गैस बन के इधर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, H2 गैस बन गया, ठीक है, तो कुछ इस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, तो यहाँ पे इस तरह से का रिएक्शन शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यहाँ पे, रिडक्शन यहाँ पे, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है, तो सेल का ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई नॉट लिखेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ द सेल, ये पूरा एक सेल है, ये हो जाएगा ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों का स्टैंडर्ड ईएमएफ है, तो ई नॉट यहाँ पे रीडिंग के लिए लगा दिया गया वोल्ट मीटर, ठीक है, अब देखा गया वोल्ट मीटर लगाया गया, अब देखा गया रीडिंग, रीडिंग आया होगा कुछ, मान के चलते रीडिंग आया है कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान के चलते 0.7 आया है रीडिंग, ठीक है, तो इसका रीडिंग है 0.7। तो अब इसका तो हम लोग मान लिए हैं 0 मान लिए, मान के चलते 5 आया, मान के चलते क्या दिक्कत है, 5 मान के चलने में क्या दिक्कत है, कुछ भी मान लीजिए, तो 5 आया, तो यहाँ पे आया हम लोग का, इसका तो हम लोग कैथोड यानी इसके लिए हाइड्रोजन के लिए, तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे, और इसको हम लोग मान लेते हैं इसका x मान लेते हैं ना, 5 लेना बोले थे x, तो ई एनोड, एनोड स्पेलिंग गलत है, सॉरी, एनोड, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन मेरे से मिस्टेक होता है, माइनर मिस्टेक बहुत होता है, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ कीजिए आप लोग। तो इस तरह से हम लोग का आया, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो इस तरह से हम लोग का ईएमएफ आ जाएगा एनोड का, ई एनोड, ई नॉट एनोड, एनोड इक्वल टू x वोल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आएगा ये वोल्ट वोल्ट बाद में देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो x वोल्ट नहीं मान के चलते आया, ठीक है, तो यहाँ पे इतना वोल्ट आया हम लोग का ईएमएफ। तो ये इस तरह से हम लोग इसका पता कर लिए, इसको अगर हम लोग 0 नहीं मानते तो कभी भी ये नहीं निकलता, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, और ये इसका तो 0 मान लिया, इसलिए हम लोग का इसका निकल गया, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया किसका, जिंक सल्फेट का, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे कॉपर सल्फेट अगर डाल दिए, CuSO4 अगर डाल दिए, तो यहाँ पे देखा गया उल्टा, यहाँ पे क्या देखा गया, कॉपर लालची बोला कि नहीं मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम कहीं से मिला के दो, तो ये बेचारा क्या किया, इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को इधर लाया, ये 2 हाइड्रोजन टूटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन टूटा, 2 हाइड्रोजन जो है ना गैस के फॉर्म में, ये ब्रेक हो गया, किसमें, H2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में रिलीज हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भागते भागते इधर आया, यहाँ जो Cu2 प्लस जो है ना, तो Cu2 प्लस एक्वस के फॉर्म में ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cu सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो इसका हो गया क्या, इसका हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन, यहाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रीडिंग देख लेंगे कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसका तो 0 हम लोग मान लिए, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका पॉजिटिव में आएगा, दूसरा का नेगेटिव में आया, उसका
नेगेटिव में आया, इसका पॉजिटिव में आया, तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया, अलग अलग सेल बनाया गया, अलग अलग सेल का ईएमएफ कंपेयर किया गया इस सेल से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है समझ आ गया होगा, इसको एनसीईआरटी बुक में दिया है, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। डायग्राम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है समझ आ गया। इसके हेल्प से हर एक सेल का, हर एक पॉसिबल सेल का ईएमएफ निकाल दिया गया। ठीक है, अब निकाल करके एक टेबल बनाया गया, उस टेबल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। टॉप पे है लिथियम, बॉटम पे है हम लोग का, एक मिनट देखना पड़ेगा, उतना याद नहीं है, ट्रिक भी होता है, ट्रिक जरूरी नहीं है। तो टेबल बनाया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपके बुक में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो रहा है, तो थकावट लग रहा है, फैन चालू करेंगे तो फिर आवाज़ आएगा, वीडियो में फिर अच्छा से रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के लिए, आप लोग को थोड़ा सा दया आना चाहिए मेरे ऊपर। ठीक है, एक ही वीडियो है, हालांकि एक वीडियो में मेहनत नहीं, क्या बहुत मेहनत है, एक वीडियो शेयर कर दीजिए आप लोग। तो इतना हम लोग पढ़े, तो इलेक्ट्रोकेमिकल से तो क्या किया जाए, इतना रहा जाए या आगे डिस्कस किया जाए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम कितना हो रहा है देखना पड़ेगा, घड़ी नहीं लाए, मोबाइल से ही हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कोरुलस लॉ बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसका न्यूमेरिकल देखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, हर तरह का पॉसिबल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, अभी हम जा रहे हैं बंद करने।